जय हिंद। वंदे मातरम। आज उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश का विधान भवन और विविध के बारे में जानेंगे। जैसे क्या कि ये हमारा यूपी, आगरा, बुंदेलखंड में ये ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, मऊ, देवरिया, ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, ये पूर्वोत्तर। उत्तर प्रदेश में 3 नगर ऐसे हैं जो यूपी की राजधानी रहे हैं। उनमें एक है आगरा। एक है यहां सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज। यह है आपका प्रयाग। और तीसरा है बीच में यहां ये लखनऊ। तो इनके बारे में बहुत ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि अगर आपको मेंस देना है तो इसके बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो यहां से आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। तथ्य ये है कि जब प्रदेश पर मुगल शासन था और मुगलों के सामंत बैठे थे, तो हमारे प्रदेश की जो राजधानी रही थी वो आगरा रही थी। आगरा शहर सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया। सिकंदर लोदी। और अगर लगभग समय की बात करूं तो लगभग 1504 में 1504 ईस्वी में इस आगरा शहर की स्थापना हुई। और शहर यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के दाएं तट पर। दूसरा, गर्मी के कारण बहुत गर्म क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम आगरा है। आगरा शामली के बाद में पश्चिमी जिला है यूपी का। आगरा अपने आप में एक मंडल भी है। इसके अंतर्गत मथुरा का क्षेत्र, यहां पर आपको सब ये हाथरस वगैरह मिलेगा। आगरा राजधानी की बात करें तो 1836 से और 1858 तक, इस बीच में ये आगरा यूपी की, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है। अब इस बीच में अगर आप देखें तो ये 58 तक ही, इसलिए लगभग क्योंकि 57 में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। यहाँ पर आप डलहौजी के और कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो कैनिंग जो है वो हमारे भारत का वायसराय बन गया था उस समय, और जो उत्तर प्रदेश है उस पर लगभग पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था, कब्जा हो गया था 36 से 58 तक। और इस समय अगर दिल्ली में देखूं तो यहां पर आपको एक शासक मिलेगा, बहादुर शाह जफर जिसे हम कहते हैं। और बहादुर शाह जफर से पहले आपको मिलेगा अकबर द्वितीय। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, और अकबर के समय लगभग उस समय इसका नाम इलाहाबाद था, और अभी योगी सरकार द्वारा इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। पहली बात यह कि प्रयागराज जो है वो नदी का संगम है, गंगा का और यमुना का। तो एक समन्वय संस्कृति का शहर है प्रयागराज या इलाहाबाद। दूसरा, प्रयागराज जो है हमारा 1858 से और लगभग 1921 तक
ये भारत की राजधानी, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है। अब दूसरी चीज, जब ये इलाहाबाद में राजधानी बनाने का इसका कारण ये था, और आगरा को राजधानी बनाने का, कि आगरा मुगलों की राजधानी तो रही है, और लोदियों में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने भी इस पर शासन किया है। यहाँ आगरे के बाद में जब प्रयागराज राजधानी आई तो इसका कारण ये रहा कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक किला बना हुआ है, इलाहाबाद का किला, जिसपे अकबर के पुत्र जहांगीर या सलीम ने भी विद्रोह करा था, तो सलीमा बेगम मना के ले गई थी उसे। तो वो किला और उसको प्रशासन के कार्यालय के तौर पर यूज करना अंग्रेजों का, ये एक बड़ा कारण भी था। दूसरा, नदी के तट पर था, तो यहां से सड़क मार्ग तो जाता ही था, और जल मार्ग भी यहां से सुगमता से यहां से हो सकता था। ये कारण है कि प्रयागराज को अंग्रेजों ने भी प्रयोग में लाया। अगला, प्रयागराज से फिर लखनऊ आने का कारण ये रहा 1921 में। अगर बात करूं तो 1921 में आंशिक तौर पर आपको किताबों में लिखा मिलेगा, आंशिक, आंशिक या अंशतः, अंशतः राजधानी हमारी लखनऊ बन गई, और लगभग 1935 से पूर्णतः। अब पूर्णतः और आंशिक के बारे में जानें। आंशिक का मतलब कुछ कार्य, अंश मतलब कुछ भाग, ये दो शब्द हैं, अंश प्लस इक। अंश का मतलब कुछ भाग, कुछ ऐसे कार्य प्रशासनिक और शासकीय जो आपके इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दिए गए थे 1921 में। और 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद में बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव हुए, तब प्रयागराज से लखनऊ पूर्णतः राजधानी को बदल दिया गया प्रदेश की। आपको ये याद रखना है। तो 3 शहर ऐसे हैं प्रदेश के जो प्रदेश की राजधानी के रूप में शुमार रहे हैं। एक है पहला आगरा, दूसरा प्रयागराज या इलाहाबाद, और तीसरा लखनऊ। और 1935 से और आज तक ये हमारी राजधानी लखनऊ बनी है। जैसे प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर है, और आगरा आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है, ऐसे ही हमारा जो लखनऊ शहर है वो एक नदी है गोमती, और गोमती गंगा की ही सहायक नदियों में शुमार है। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। और लखनऊ की समन्वित संस्कृति, नवाबी संस्कृति आप पढ़ोगे, अवध जब पढ़ोगे इतिहास में, 1722 में सादात खां के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी अवध की। और लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी इसका नाम भी प्राचीन काल में रहा है। अभी सरकार की प्रयास है कि इसके नाम बदले जाएं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में अपने और तथ्यों को जानते हैं, देखेंगे। अब आपको क्या सीखना है, बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए मेरी बात। एक, ये अपना राज्य यूपी, जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार आप सीखेंगे। ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया, देवरिया कुशीनगर, बिजनौर, अब ये बीच में लखनऊ। इससे ऊपर का जो ये क्षेत्र है ये आपका उत्तराखंड है, लगभग यहां से ऐसे बाहर निकला हुआ है, ऐसे। अब इस उत्तराखंड में अगर मैं देखूं तो ये हिस्सा पहले इस प्रकार था, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी दिखती थी
सन 2000 में 9 नवंबर को, उस समय पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जैसे ये सिंह हो या शेर हो, तो सिंहाकृति के जैसे ये दिखता था। अब पहाड़ी जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल था। एक था पहाड़ी क्षेत्र, एक था मैदानी क्षेत्र और एक था पठारी क्षेत्र। अब इस उत्तराखंड के भाग को पहाड़ी क्षेत्र और ये गंगा और यमुना के मैदान को मैदानी भाग या मैदानी क्षेत्र, और नीचे यहां ये बुंदेलखंड है इतना, और ये बघेलखंड है, तो ये पठारी भाग इन 3 भागों में विभाजित किया जाता था। पहाड़ी क्षेत्र को 9 नवंबर सन 2000 को अलग कर दिया गया और एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल, जिसे आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद, लगभग 5-6 वर्षों के बाद, इसी का नाम कर दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड। छोटी सी बात यह है कि उत्तरांचल और उत्तराखंड में जो सिर्फ अंतर है वो शाब्दिक अर्थ का अंतर हुआ और कुछ नहीं। जब बांटा गया तो उस समय 13 जिले काटे गए। अब ये 13 के 13 जिले वो रहे जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में आते थे। तो पहाड़ी क्षेत्र जाने के बाद में यूपी में जो ये भाग बच गया वो आपका इतना भाग, ये तराई का, जिसे आप कहते हैं भाबर, और भाबर के बाद में तराई, मैदानी भाग और पठारी भाग, जिसका हम अगली क्लासों में अध्ययन भी करेंगे। आगे सुनिए मेरी बात। जब ये 13 जिले काटे गए तो ये 13 जिले पहले यूपी में ही आते थे। तो यूपी का पहले क्षेत्रफल बड़ा था। यूपी का जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो विधानसभा की सीटें ज्यादा होंगी, विधान परिषद की सीटें भी अधिक होंगी। आज अभी विधान जब भवन पढ़ाऊंगा कि विधान भवन, ये जो बिल्डिंग है विधानसभा, वो किसने बनाई, कब बनाई, उद्घाटन कब हुआ, नींव किसके द्वारा रखी गई, कितने रुपए खर्च हुए विधानसभा की बिल्डिंग बनाने में, और आज वर्तमान में विधानसभा में क्या स्थिति है, इसको जानेंगे बहुत ध्यान से। तो उस समय जब राज्य इसमें था तो पहले विधानसभा की सीटें ज्यादा होती थी, विधान परिषद की भी सीटें ज्यादा होती थी, इन चीजों को। अब पहले ये 13 जो राज्य हैं, 13 जो जिले हैं मेरे, उनके देख लेते हैं एक बार। ये आपका यहां पर देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा आपका मिलेगा चमोली, चौथा उत्तरकाशी, एक जिला मिलेगा आपको रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर।
ये देहरादून है यहाँ, ये दूसरा हरिद्वार, ऊपर यहाँ आपको इस जगह मिलेगा चमोली, ये उत्तरकाशी है, ये रुद्रपुर, ये टिहरी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल है यहाँ इस जगह, इधर ये पिथौरागढ़, ये बागेश्वर का क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा, ये नैनीताल, ये चंपावत का जो क्षेत्र है, और यहाँ तुम्हारे मिलेगा आपको बागेश्वर का क्षेत्र इस जगह, और ये तुम्हारा ऊधम सिंह नगर है, ये इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र है पूरा का पूरा। यहाँ एक एक क्षेत्र आपको अलग अलग से आपको उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति दोनों पर प्रभाव पड़ा। अब उसको देखेंगे। ध्यान देंगे, यह आपका जब उत्तर प्रदेश बना तो इसके दो आधार हैं बनाने के। एक तो था आपके रेखा, जिसे कहते हैं 350 मीटर की समुच्च रेखा। दूसरा भाषा का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र। अब यूपी में जब आप देखेंगे तो ये जो भाग है पूर्वोत्तर का, पूर्वांचल, और ये उत्तर के क्षेत्र में यहां पर आपका रोहिलखंड वाला क्षेत्र, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे क्या, पहले कंडीशन तो आप कुछ विविध के क्वेश्चन पहले आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो आपके विभाजन है, एक तो ये है और एक है पुनः गठन। मैं एक बार और बताया था, ये पुनर्गठन है या पुनः गठन है 1 नवंबर 1956 को, और विभाजन की तिथि है 9 नवंबर सन 2000 को। यह विभाजन की तिथि है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह वगैरह हैं उनसे संबंधित। पहले राजकीय चिन्ह का इतिहास जानो। नंबर 1, अब ये राजकीय चिन्ह है हमारा, इसमें आपको एक धनुष मिलेगा, अलग से बना देता हूं जिससे आप अपने कभी नोट्स में ही बनाओ, और अगर एग्जाम में बनाएंगे तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। ये राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। एक व्रत, व्रत में आपको एक धनुष बनाना है। धनुष पर, ये जो धनुष होता है, धनुष की डोर को प्रत्यंचा कहते हैं। प्रत्यंचा पर एक तीर, ये तीर, और ये तीर पर ये प्रत्यंचा लगानी है। दूसरा, यहां पर दो आपको मछली दर्शानी होती है, ये इसका चिन्ह है यूपी का। अपने
बनाओगे याद रहेगा। और अवध की संस्कृति का प्रतीक है ये मछलियां। दूसरा, इस जगह आपको एक ये रिवर है, ये गंगा रिवर है, और एक ये रिवर बनानी है, ये यमुना है, और इन यमुना और गंगा रिवर का ये संगम, इस जगह ये जो क्षेत्र है ये प्रयागराज को दर्शाता है। अब इसका कारण बताता हूं आपको, क्योंकि जब ये चिन्ह अस्तित्व में आया तो उस समय 1916 था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इसे मान्यता दी गई थी। ये मैं आपको बताता हूं। एक चीज और कि ये धनुष बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ और ये दो मछलियां, ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस चिन्ह को विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। जैसे किस प्रकार कि ये जो धनुष है, तीर और धनुष, ये आप हिंदू या सनातन परंपरा का प्रतीक कह सकते हैं या राम से संबंधित। और जो मछली हैं, मछली जो है वो मुस्लिम या अवध की संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और दो नदियां, गंगा और यमुना, इन दोनों का ये संगम, तो ये उत्तर प्रदेश की एक समन्वित संस्कृति को दर्शाने वाला चिन्ह है। चिन्ह को 1938 में अपनाया गया। और इसी समय क्यों, इसी समय क्यों, उसका कारण यह है, एक साल पहले आओगे 1937 में, तो 1937 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ। और विधानसभा का जब गठन हुआ, हमारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन, तो उसके विधानसभा के जो पहले उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री बने थे, जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, आप संविधान पढ़ोगे तो ये बात जानोगे, जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, और कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय। 1937 में हमारी विधानसभा का गठन हुआ था और 1938 में ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो था, इसको आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया था। जबकि इस चिन्ह का जो अस्तित्व तैयार हुआ था वो 1916 में तैयार हुआ था उस समय। अब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय और आपको सचिव मिलेंगे जिस समय ये तैयार हुआ था भारत में। अब चलते हैं आपके अन्य प्रश्नों की ओर, और बहुत ध्यान से आप इस डाटा को एक तो लिखेंगे और एक ये वाला डाटा लिखेंगे। राजकीय पुष्प, इसका नाम है टेसु या पलास। नारंगी, घी लाल इसका रंग है। 4 पंखुड़ियां होती हैं या 4 इसमें लीव्स होती हैं या पत्ते होते हैं फूल में। फूल में
दूसरा, शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, क्षेत्र में पाया जाता है। एक तो ये खास बात है इसकी। दूसरा, राजकीय पुष्प जो टेसु हैं, पलाश कहते हैं आपको अंग्रेजी में, टेसु देसी भाषा का शब्द है, अपने लोकल हिंदी में। 15वीं विधानसभा, यूपी की विधानसभा, अब ये 15वीं विधानसभा जो है आपकी, वो सन 2007 से और 2012 तक की है। और इस समय मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो मायावती जी आपको यहां मुख्यमंत्री मिलेंगी। तारीख थी 4 जनवरी, और वर्ष है सन 2011। इस तारीख को आप याद रखेंगे, 4 जनवरी 2011। और ये इस बीच में आ गया है, और 15वीं उस समय विधानसभा चल रही थी, मायावती जी का शासनकाल था। इस फूल को, टेसु के फूल को, पलाश के फूल को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। इस डेट को राजकीय दर्जा दिया गया, घोषणा की गई कि टेसु हमारे राज्य का राजकीय पुष्प होगा। टेसु को ही बनाने का कारण ये रहा कि एक तो टेसु अपने उत्तर प्रदेश में बहुतायत में भी होता है। दूसरा, टेसु के पुष्प का प्रयोग प्राचीन काल से रंग बनाने, संस्कृति में छटा बखेरने के लिए, जनजातियों से लेकर नवाब, अवध के नवाबों तक टेसु के रंग का प्रयोग किया जाता था। तो टेसु उत्तर प्रदेश की एक समन्वित संस्कृति में अपना एक अमिट छाप छोड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए टेसु की भूमिका रही है, टेसु फूल की। आज हम भले ही होली में केमिकल के रंगों का प्रयोग करें, लेकिन कुछ समय पहले तक भी हम होली के दिन टेसु के फूलों से बने रंगों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब फिर से सरकार ने प्रयास किया है कि ऑर्गेनिक कलर्स का यूज किया जाए, और जिसमें टेसु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये टेसु की कहानी है, और आगे चलते हैं, आगे सुनिए। राजकीय पक्षी सारस, इंग्लिश में कह देते हैं क्रॉच। बड़ा पक्षी होता है उत्तर प्रदेश में, अब तो खैर बहुत कमी से देखने के लिए मिल रहे हैं। और आजकल सारस की बड़ी चर्चा चल रही है। कमेंट बॉक्स में बताना कि किस व्यक्ति का एक सारस पक्षी मित्र बन गया, उसकी मदद करी थी उसने। और अब तो खैर वो कहीं चला भी गया था, अभी बीच में खो भी गया था, आपने चर्चा सुनी होगी। तीसरा, राजकीय पशु बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश में और लखीमपुर खीरी में, दुधवा में बारहसिंगा की बहुतायत मिलेगी आपको। चौथा, राजकीय वृक्ष अशोक। ध्यान रखें, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। अगला, राजकीय भाषा। अब इससे संबंधित दो तथ्य हैं। एक राजकीय भाषा है प्रथम, जो है हमारी हिंदी।
और एक राजकीय भाषा है दूसरी जो है उर्दू। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो क्या है कि जो हिंदी है प्रदेश की राजकीय भाषा जो घोषित की गई वो अक्टूबर 1947 में घोषणा हुई हिंदी के लिए। दूसरा कि एक तो भाषा हिंदी होगी, दूसरा जो लिपि है वो होगी देवनागरी, देवनागरी लिपि। लेकिन हिंदी का प्रयोग कि आप सभी कार्यालयों में प्रयोग, कार्यालयों में अनिवार्य जो बनाया गया वो बनाया गया 26 जनवरी 1968 को। इस डेट पर बड़ा ध्यान दें। आप जब संविधान पढ़ोगे तो आप एक चीज पढ़ोगे भाग 17, और भाग 17 के अंतर्गत अध्याय 4 है। तो पहला ही अध्याय जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 343 से 344 में पहला अध्याय है भाग 17 का। उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और हिंदी को सहराजभाषा, अंग्रेजी को सहराजभाषा, और 15 वर्षों तक उसके प्रयोग के लिए छूट दी गई है और 15 वर्षों के बाद में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने। तो वहीं 1968 में उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी के दिन सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि अब सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाता है। जबकि अक्टूबर 1947 में ये हिंदी राज्य की पहली भाषा बनी और लिपि बनी देवनागरी, ये घोषणा की गई है। जबकि प्रयोग को जो अनिवार्य बनाया है कि प्रयोग करना ही है 26 जनवरी 1968 को। और इस वर्ष क्यों? क्योंकि इससे पहले तक का हमारा प्रावधान था 65 का अंग्रेजी प्रयोग करने का। तो सरकार को बहुत जल्दी सुधाई और सरकार ने ऐसा किया। आज भी बहुत से राज्यों में हिंदी का प्रयोग बाध्यकारी नहीं है, ऐच्छिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे कार्यालयों में ऐच्छिक है। और यही कारण है कि हिंदी आज भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं होकर राजभाषा है। भाषा की विविधता भारत की एक अमिट और एक यूनिक, एक अद्वितीय विशेषता है जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है, ये विविधता। किसी व्यक्ति ने कहा था भारत जब आजाद हो रहा था उस समय कि रूसों का सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी देश को देश बनने के लिए, राष्ट्र को राष्ट्र बनने के लिए एक भाषा एक धर्म की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से तो भारत को देश ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो एक धर्म है और ना एक भाषा है। तो संविधान सभा के जो इतने कलाकार व्यक्ति थे, इतने प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने कहा, बोले ना तो एक धर्म है ना एक भाषा है, बोले विविधता है। तो बोले विविधता में एकता, और विविधता में एकता है बनाए रखी और भारत को एक सूत्र में बांधा। अगर मैं हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देता हूं तो ये एक सकारात्मक पक्ष है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोगों की स्थानीय भाषा है, मलयालम है, कोंकणी है, मणिपुरी है, उन भाषाओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक ये भी है क्योंकि भारत का हर राज्य, हर नागरिक बिल्कुल एक समान अधिकार रखे हुए है। आगे चलते हैं। एक चीज और जानेंगे आप कि उर्दू जो है हमारी, वो 1989 में इसे राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये सन याद रखेंगे, 89। वो बात अलग है कि हर कार्यालय का नाम आपको पहले हिंदी में लिखा मिलेगा और साइड में उर्दू में।
उर्दू का कितना विकास जमीनी स्तर पर हो रहा है ये जग जाहिर है और किसी से छिपा नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और तथ्य जानते हैं। अब अपने उत्तर प्रदेश की विधान भवन, विधान विधान भवन के बारे में जाना। यूपी में एक छोटा सा नक्शा बना के दर्शा देता हूं तो आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी। यहां ये सेंटर में लखनऊ, लखनऊ में हमारा विधान भवन है, बिल्डिंग है, गुंबद बना हुआ है बिल्डिंग में और बिल्डिंग अष्टकोणीय है। हमारी जो ये बिल्डिंग है वो अष्टकोणीय है और जो शैली है वो यूरोपी और भारतीय दोनों मिक्स है। 1922 से 1928 के मध्य हमारे विधान भवन का निर्माण हुआ। इसमें आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो बिल्डिंग पूरी संयुक्त रूप से बनाई गई 1922 से 1928 के मध्य। अब अगली बात यह है कि जब ये 1922 से 1928 के मध्य बनाई गई तो पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे खर्चा। उस समय लगभग 21 लाख रुपए का खर्चा इस बिल्डिंग को बनने में आया था। निर्माण में जो सामग्री का प्रयोग हुआ वो था आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, और ये बलुआ पत्थर मिर्जापुर से मंगवाया गया था। मिर्जापुर, ये सारी बातें लिखने के लिए आ सकती हैं संस्कृति में, ये ध्यान रखें पेपर में, मेंस में। और बलुआ पत्थर बहुतायत में प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं जैसे फर्श का डिजाइन बनाने में और दीवार पे किसी पत्थर को सजाने में संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा संगमरमर, संगमरमर जिसको राजस्थान से मंगवाया गया। अगली चीज, 1922 में आगरा में यहां यूपी के गवर्नर थे जिनका नाम था आप हरकोर्ट, ये हरकोर्ट बटलर उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे 1922 के आसपास। और ये 1922 में, 1923 में, फिर अगले साल 1923 में इनका ट्रांसफर बर्मा हो गया था। हरकोर्ट बटलर का इतिहास का टॉपिक है। हरकोर्ट बटलर के द्वारा, इनके द्वारा हमारे विधान भवन की नींव रखी गई थी। एक ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो ये हमारा विधान भवन है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं अंदर, अलग अलग अर्धवृत्ताकार में। तो जो इसके डिजाइनर रहे यानी वास्तुकार, वास्तुकार जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार करा, उनका नाम है सैमुअल स्विंटन जैकब। एक ये व्यक्ति हैं, ये विदेशी हैं, और हीरा सिंह ये भारतीय व्यक्ति रहे। इन दोनों ने मिलकर, सैमुअल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस विधान भवन का डिजाइन तैयार करा। ये दोनों व्यक्ति ये आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट, और ये आर्किटेक्चर इन्हीं के डिजाइन में
तैयार हुआ। अब बात करता हूं कि जो ये कंपनी है, ये जो बिल्डिंग किस कंपनी द्वारा बनाई गई है, कंपनी का नाम है मार्टिन कंपनी। और इसका इसी समय काम कलकत्ता में भी चल रहा था, और ये कलकत्ता की कंपनी थी, कलकत्ता। ये कुछ तथ्य ऐसे जो आपके पेपर में कई बार आ सकते हैं और आगे आपको मेंस में भी लिखने पड़ेंगे। अगली चीज, हरकोट बटलर के बारे में मैं आपको बताता हूं। हरकोट बटलर जिस समय भारत में थे 1922 के आसपास, तो जो उस समय उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का प्रांत कहा जाता था, आगरा अवध का प्रांत। और 1935 में इसे कहा गया संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 ये जो डेट है, इसको आप याद रख लीजिए। 1950 में फिर इसका नाम यूपी पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी को अभी हमारा जो 17वीं विधानसभा है, अब तो वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, 17वीं विधानसभा 2017 से लेकर 22 के मध्य थी। इस 17वीं विधानसभा में योगी सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उस समय के 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा भी शुरू की गई वर्ष 2018 से। तो 1935 से लेकर 1950 के बीच में इस संयुक्त प्रांत, और 1935 से आगरा अवध का प्रांत बोला जाता था। तो आगरा अवध के प्रांत के गवर्नर थे हरकोट बटलर, जिनके नेतृत्व में ये बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ। अब विधान भवन के अंतर्गत जो विधानसभा है और विधान परिषद है, आज उसके बारे में जानेंगे। और वर्तमान में जो हमारी योगी सरकार इस समय काम कर रही है 2023 में, उसके संबंध में कुछ बातें जानेंगे, और कुछ सीटें हैं और कुछ पार्टी हैं, उनको देखेंगे। अगली चीज, उत्तर प्रदेश में पहले जानते हैं विधानमंडल, विधान मंडल। विधानमंडल जो है, उसके दो सदन हैं। एक है विधान सभा, और एक है आपका विधान परिषद। विधान परिषद, बात करूं विधानसभा की और विधान परिषद की सीटों की, ये सीटें यहां विधानसभा की, तो जी लगभग 1967 तक यूपी की विधानसभा में 431 सीटें थी। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, 431। फिर दूसरा, अपने यूपी से उत्तराखंड बटा 9 नवंबर सन 2000 को। तो सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 तक, 9 नवंबर सन 2000 तक, यानी बटने से पहले यूपी में 425 विधानसभा सीटें थीं, 425। और जब ये बट गया, यानी सन 2000 के बाद, तीसरा 9 नवंबर सन 2000 के बाद से इसमें सीटें हो गई 404। अब क्या हुआ कि 104वां,
यहां नीचे नोट करके आप लिख सकते हो 104वां अधिनियम व 126वां संशोधन विधेयक पारित किया गया। और जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब जो ये प्रभावी हुआ है एंग्लो इंडियन का प्रावधान सन 2020 से प्रभाव में आया है। अब अगली चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है, वो क्या समझनी है, इस स्थिति को देखें। सन 2017 से सन 2022 तक ये जो विधानसभा है ये 17वीं विधानसभा है। तो 17वीं विधानसभा में सन 2017 में जब ये गठित हुई होगी, योगी मुख्यमंत्री रहे, तो इस समय तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान 17 तक तो समाप्त नहीं हुआ था। तो 17वीं विधानसभा में एंग्लो इंडियन एक चुना गया था, जो कि हमारे संविधान में प्रावधान भी है। कहां प्रावधान है ये बता देता हूं। जो एंग्लो इंडियन चुनने का प्रावधान विधानसभा में है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 331 में एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा में 2, 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण, और 333 आर्टिकल में, ये आर्टिकल आ सकता है आपके पेपर में 333, इस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में अगर राज्यपाल को लगे तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 333 में लिखा था, जो कि होता भी था मनोनीत अपने उत्तर प्रदेश में, और हुए भी थे। 17वीं विधानसभा में आप याद रखें इस नाम को, डॉक्टर डेन जिल, नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जे गोडिन, डॉक्टर डेन जिल जे गोडिन, ये 17वीं विधानसभा में मनोनीत किए गए राज्यपाल के द्वारा। अब चूंकि सन 2022 से और सन 2027 तक आगे अगर भंग नहीं हुई, और भंग होने का भी कोई चांस तो है नहीं क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत से है, ये जो लोकसभा है अपनी, लोकसभा कह रहा हूं विधानसभा, ये है 18वीं। तो इस 18वीं विधानसभा में एक भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया गया, क्योंकि यह नियम संसद द्वारा बना दिया गया। यह नियम सन 2020 में प्रभाव में आया, प्रयोग में आया, और उससे पहले 17वीं विधानसभा बन चुकी थी, मनोनयन भी हो चुका था। तो डॉक्टर डेन जिल जे गोडिन अंतिम यूपी विधानसभा के एंग्लो इंडियन का खिताब इन्हें मिल गया है। अंतिम एंग्लो इंडियन मनोनयन का ध्यान रखें, निर्वाचित होकर आ सकते हैं आप, चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात अलग है कि चुनाव आप जब लड़ते हो, तो आपको चुनाव जीतने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एंग्लो इंडियन को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि एंग्लो इंडियन चुनाव जीत के विधानसभा में गए नहीं है। आप जब पश्चिम बंगाल के बारे में विधानसभा के सदस्यों का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक सदस्य मिलेगा जो एंग्लो इंडियन होने के नाते और निर्वाचित होकर विधानसभा में गए पश्चिम बंगाल से। लोकसभा क्षेत्र में भी आपको ऐसा उदाहरण मिल सकता है। अब 2022 से लेकर 27 तक ये जो 18वीं लोकसभा है,
अब इनको देखते हैं। तो कुल जमा बात यह है कि 9 नवंबर सन 2000 के बाद से 404 सीटें, और अब वर्तमान में इनकी संख्या एक कम करके ये 403 है, 403। और सबसे ज्यादा विधानसभाएं अपनी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में विधानसभा सीटें 12। ये सारी सीटों को हम बाद में देखेंगे कि कितने क्षेत्र में कितनी है। अब अगली चीज को जानो, विधान परिषद। जब अपना उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश में था तो विधान परिषद की सीटों की संख्या सन 2000 तक 108 थी, यानी कि उत्तराखंड बनने से पहले, यूके से पहले। और जब यूके बन गया तो उसके बाद में विधान परिषद की सीटें हो गई हमारी 100। ये आप याद रखेंगे। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है? वो याद रखना है आरक्षण। आरक्षण क्या याद रखना है? विधानसभा में एससी और अपनी विधानसभा में एसटी। एससी और एसटी की सीटें, एससी की सीटें हैं 84 यानी 84, और एसटी की सीटें हैं 2। 403 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति की आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित हैं। जबकि लोकसभा में एसटी का आरक्षण उत्तर प्रदेश से नहीं है, एससी का है 17 सीटें। अब अगले तथ्य जानेंगे, वर्तमान विधानसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में 18वीं विधानसभा की सीटें तथा पार्टी देखेंगे। पहले तो इसका जो काल है वो सन 2022 से और 2027 के मध्य है। और 2027 क्या, इसे आज तक लिख सकते हैं क्योंकि हो सकता है विधानसभा भंग हो जाए। इस तरह से आप आज तक भी लिख सकते हो। सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है वो है अपना बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह है कमल, और जो सीटें हैं इस समय वो है 255 18वीं विधानसभा में। और उससे पहले तो बहुत ज्यादा थी, इस बार कम हो गई हैं। दूसरी बार बने हैं योगी जी मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी यानी एसपी। चुनाव चिन्ह है साइकिल, और जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं 111 यानी 111। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, चुनाव चिन्ह है हाथी, और सीट प्राप्त हुई हैं 18वीं विधानसभा में 1। अपना दल, अपना दल, अपना दल भी ये एस वाला है, अपना दल एस। ये एस क्या है, आगे जब दलों के बारे में बारीकी बातें जानेंगे तो जानेंगे। चुनाव चिन्ह है कपलेट, कपलेट, और अपने दल को 18वीं विधानसभा में जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो ही हैं 12 विधायक हैं इनके। और ये बीजेपी का समर्थक दल भी है, ये याद रखेंगे आप।
एक है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी, निषाद बेसिकली केवट वगैरह जो होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनको कहा जाता है पूर्व में। निषादों की संख्या बहुत है उधर। निषाद पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी है। छड़ी, जो छड़ी होती है इस प्रकार से, ऐसे वाली छड़ी। अब इनकी सीटों की संख्या जानते हैं, 6। आगे एक है आपकी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। चुनाव चिन्ह है पानी वाला नल। सीटें मिली हैं 8। आगे एक है आपकी सुभाषपा, ये सुभाषपा। अब सुहेलवा भारत समाज पार्टी या सुहेल भारत समाज पार्टी, ऐसे करके इसका नाम है। आगे आप पार्टी के इतिहास के बारे में आप जानोगे। सुभाषपा कहा जाता है, पिछली विधानसभा में भी इनकी सीटें निकली थी। पहले तो जो इनका सुभाषपा वालों की जो चुनाव चिन्ह है वो बहुत अच्छा है, वो है भोजन भरी थाली। भोजन भरी थाली। जब चुनाव चिन्ह लगता है तो उसमें पनीर की सब्जी, पापड़, रोटी, सलाद, चावल वगैरह, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और सीटें जो निकली हैं इनकी सुभाषपा वालों की, वो हैं 6 सीटें। अब बात करते हैं अपनी सबसे प्यारी पार्टी कांग्रेस। इंदिरा गांधी वाली, संजय गांधी जी वाली, और वर्तमान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी नेतृत्व करता है। यूपी में आप सभी जानते हैं, पहले तो इनका पंजा, हाथ का पंजा इनका चुनाव चिन्ह है, और सीटें आई हैं 2। अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। और ये जो टोटल सीटें हैं आपकी, आप इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये बैठेंगे आपकी 403। आप जानते हैं कि ये 403 सीटों का आपको 50% +1 सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है। यानी कि 202 सीटों पर, इस एक का मतलब एक ही प्लस करना नहीं है। अगर दशमलव से बाद की संख्या हो तो उसमें आधा भी प्लस किया जाता है, कई बार चौथाई भी प्लस किया जाता है। इसका मतलब है दशमलव को हटाना। तो 202 सीटों पर सरकार बन जाती है। और बीजेपी आपकी इस समय वर्तमान में 255 सीटों पर है, पूर्ण बहुमत से सरकार में है। ये आपकी वर्तमान विधानसभा की स्थिति है, और ये 18वीं विधानसभा है। अगले तथ्य एक और है, वो क्या है कि इस 18वीं विधानसभा में इन 403 विधायकों में से, जिन्हें आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो विधायक हैं, उनमें 47 महिला विधायक हैं। महिला विधायक, महिला विधायक, ये क्वेश्चन। और अभी तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला विधायकों वाली जो विधानसभा है वो यही है, 47 महिला विधायक। अब एक चीज और जानेंगे आप, ये आपके स्थानीय पार्टियां, मतलब राज्यीय पार्टियां हैं, राज्य से, जैसे अपना दल है, निषाद पार्टी है, सुभाषपा हो गई है, ये आरएलडी है, जबकि बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, ये आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एसपी भी राज्यीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी। और अगर डाटा आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। इन सारी चीज़ों से संबंधित डाटा 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब प्री में किसी भी एग्जाम में ऑप्शन करके भी दे सकता है। और जब आपको मेंस लिखना है तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। भले ही आप मेंस में सीट ना डाल पाओ, क्योंकि ये आंकड़े हैं, पार्टियों का इतिहास और उनसे संबंधित राजनीतिक तथ्य आपको जरूर पता हो।
तो उससे क्वेश्चन में क्वालिटी बढ़ती है। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और सुझाव अपना दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।